नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। मैं हमेशा आपसे प्रेरणा पाने की कोशिश करता हूं और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदैव मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरा मार्गदर्शन करता है कि मैं अगला वीडियो किस विषय पर बनाऊं। तो इन कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे आज इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली है और मुझे एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है, क्या म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब सकता है? क्या ये शेयर बाज़ार डूब सकता है? क्या शेयर बाज़ार में कोई इंडेक्स कभी ख़त्म हो सकता है? क्या इतिहास में ऐसा वाक़या हुआ है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया है? क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि शेयर बाज़ार डूब गया है? तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि आपके ज़हन में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब मैं दे सकता हूँ, पर इस पे विचार तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस विषय पे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, तो हम और अधिक वीडियोज़ भी इस पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग जीवन में पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। म्यूचुअल फंड के इतिहास जानने से पहले हमें बाज़ारों का इतिहास जानना होगा और हिंदुस्तान के अलावा हम बाहर के मुल्कों की भी बात करेंगे, खासकर अमेरिका की बात करेंगे। जो अमेरिकी शेयर बाज़ार है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो सबसे पुराना इंडेक्स है, रादर ये कहूँगा कि दुनिया का जो सबसे पुराना इंडेक्स है, शेयर इंडेक्स है, वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, DJIA, जो 1895 या शायद 1896 से काम, हाँ 1896, 26 मई 1896 से काम कर रहा है। उस इंडेक्स को बने हुए 125 साल हो गए हैं। इन 125 सालों में तो इतिहास हमें नहीं कहता कि वो कभी ज़ीरो हुआ हो, लेकिन हाँ, हम विस्तार से बात करेंगे। इन प्रश्नों का जवाब पाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या इंसान की मृत्यु होती है? हाँ या ना? आप क्या कहेंगे? ये कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। हर जीव जो इस दुनिया में आया है, हर जीव जो इस सृष्टि में आया है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जी हाँ, इंसान की मृत्यु होती है, पर क्या कभी समस्त मानव जाति का विध्वंस हुआ है? क्या दुनिया के सभी मानव एक साथ मर सकते हैं? सिद्धांत रूप से मर सकते हैं। सृष्टि का विनाश हो सकता है, कयामत आ सकती है, महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो प्रलय आ सकता है और हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, पर क्या सभी एक साथ खत्म हो जाते हैं? जी नहीं। बाजार में और इकोनॉमी में बहुत सी बातें ऐसे ही काम करती है। जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो एक ही नियम पे काम करती है कि सभी लोग पैसा निकालने एक साथ नहीं आएंगे। कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई बैंक हो, कोई म्यूचुअल फंड हो, जितने भी लोगों ने वहां पैसे जमा किए हैं, अगर वो एक साथ पैसा निकालने आ जाएं तो वो खत्म हो सकते हैं, वो डूब सकते हैं। तो अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है, सैद्धांतिक रूप से डूब सकता है। पर जिस तरह से कल्पना की जा सकती है कि दुनिया के सारे मानव, सारे इंसान एक साथ खत्म हो जाएंगे, उस तरह से ये भी कल्पना की जा सकती है कि म्यूचुअल फंड खत्म हो सकता है। पर क्या ऐसा होगा? हम तलाश संभावनाओं की करेंगे दोस्तों। संभावना इस बात की, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हमें बाजार को समझने की ज़रूरत है और बाजार को समझने से पहले हमें जीवन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम धन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 युगों की कल्पना की गई है। हम जिस युग में रह रहे हैं दोस्तों, इसको कलयुग कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सतयुग से हम प्रारंभ करते हैं। सतयुग में इस दुनिया में देव और दानव हुआ करते थे। उनका निर्माण परम पिता ब्रह्मा ने किया था। उन्हें परम पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो देवों और दानवों के पिता थे। वो सुर और असुरों के पिता थे। वक्त हुआ, बच्चे बड़े हो गए, देव और दानव बड़े हो गए और पिता ने बंटवारा कर दिया। जब बंटवारा कर दिया तो इस सृष्टि का एक हिस्सा देवताओं को दे दिया, जहां उन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, और एक हिस्सा दानवों को दे दिया, जहां उन्होंने पाताल का निर्माण किया। पर जो आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें, जो तरक्की, जो विकास, जो धन का निर्माण स्वर्ग ने किया, वो पाताल ने नहीं किया। इस बात को लेकर दानव बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, और वो देवों से ईर्ष्या करने लगे। और इस ईर्ष्या से प्रभावित होकर वो देवों से संग्राम करने लगे, उन पर आक्रमण करने लगे। वो बहुधा स्वर्ग पे आके हमला करते थे और स्वर्ग को लूट लिया करते थे। इस सब को देवासुर संग्राम कहा जाता है। आपने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। उनके इस संग्राम की वजह से हमेशा संग्राम में रहने की स्थिति से दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा हो गया, और उस बात से चिंतित होकर ब्रह्मा जी ने एक दिन मीटिंग बुलाई, जिसमें देवों और दानवों दोनों को बुलाया गया। और ब्रह्मा जी ने दानवों से निवेदन किया और देवों से निवेदन किया कि तुम दोनों भाई हो, आपस में क्यों युद्ध करते हो? इस बात से दानव कुपित हो गए और दानव कहते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं पिताजी।
ब्रह्मा कहते हैं मैं कैसे जिम्मेदार हूं, मैंने क्या किया है कि आपने बंटवारा सही नहीं किया। जो उपजाऊ भूमि थी, जहां पर आर्थिक विकास की संभावनाएं ज्यादा थी, वो आपने देवों को दे दी, और जो बंजर भूमि थी वो आपने हमें दे दी। आप देवताओं के प्रति प्रेम रखते हैं, हमारे प्रति द्वेष रखते हैं। अगर आपने बंटवारा सही किया होता, अगर हम लोगों का बराबर स्नेह करते, तो ऐसा नहीं होता। दानवों की इस बात से ब्रह्मा सहमत नहीं थे, पर वो समझ गए कि इस वक्त दानवों को मैं समझा पाने की स्थिति में नहीं हूं, और सभा समाप्त कर दी गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि ब्रह्मा जी ने देवों और दानवों को दोनों को निमंत्रण भेजा कि मेरे यहाँ भोज पर आइए। तय समय पर देव और दानव दोनों ही भोज के लिए ब्रह्मा के निवास स्थान पहुंच गए, और वहां पर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी भोजन परोसा जाएगा, अभी भोजन परोसा जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, भोजन नहीं परोसा गया, और इस वजह से भूख बहुत उग्र हो गई, तीव्र हो गई। तीव्र भूख की वजह से दानव और देव दोनों ही विचलित हो गए, जिसमें दानव ज्यादा विचलित थे। ऐसे में उनको भोजन की महक आती है। जब वो तीव्र भूख से पीड़ित हैं, उनके सामने भोजन की थाली परोसी जाती है, लेकिन अरोगने के उस भोजन को करने का संकल्प ब्रह्मा नहीं दे रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। दानव पूछ रहे हैं शीघ्र कीजिए, शीघ्र संकल्प कीजिए और हमें भोजन की अनुमति दीजिए, हे देव, हे पिता, हमें अनुमति दीजिए कि हम भोजन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं पहले वादा करो, आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी, तभी मैं संकल्प लूंगा। और मेरी शर्त यह है कि जब आप भोजन करेंगे ना, उस वक्त आपका जो हाथ है, ये जब आप कौर लेके मुंह में कौर लेके जाएंगे, व्हेन यू टेक बाइट टू योर माउथ, ये जो आपकी एल्बो है, ये जो कोहनी है, ये मुड़नी नहीं चाहिए। देखिए मेरी कोहनी मुड़ रही है, अगर मैं भोजन को कौर थाली से उठा के भोजन मुंह में ले जा रहा हूं तो मेरा हाथ मुड़ रहा है। ब्रह्मा कहते हैं ये मुड़नी नहीं चाहिए। ब्रह्मा का यह कहना था कि दानव तुरंत क्रोधित हो गए। आपने हमें दिन भर से भूखा बैठा के रखा है, सामने थाली रखी है, हमें तीव्र भूख लगी है, पर हम भोजन नहीं कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि हाथ मोड़े बिना आप भोजन करें? कुछ दानव जो ज्यादा विचलित थे भूख की वजह से, वो अपने हाथ को पीछे ले गए, अपने मुंह को थाली में ले गए और खाना खाना शुरू किया जैसे कि पशु खाता है। और दानव और पिता के बीच में, दानवों और ब्रह्मा जी के बीच में बहस होने लगी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आपकी शिकायत सही है, मैंने आपको बहुत प्रतीक्षा करवाई, और मैंने आपके सामने एक ऐसी कंडीशन रखी है, एक ऐसी शर्त रखी है कि आप आसानी से भोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, मुझसे झगड़ा कौन कर रहा है? मुझसे आप झगड़ा कर रहे हैं। अपने भाइयों को देखिए वो क्या कर रहे हैं। जब दानवों ने देखा कि देव क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि देव आमने सामने बैठ गए हैं। पहला देव भोजन को उठाता है, कौर को उठाता है, और सामने वाले देव की मुंह में डाल देता है, और इसी को रेसिप्रोकेट करता है। दूसरा देव कौर को उठाता है और पहले देव के मुख में डाल देता है। क्या कोहनी मुड़ी? कोहनी नहीं मुड़ी। दोस्तों, वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो आपस में सहयोग कर रहे हैं, वो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों, इसी को बाजार कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो हम आपस में लेन देन करते हैं, इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। और लेन देन होने का स्थान बाजार है। आप धन का निर्माण कभी अकेले नहीं करते हैं। धन का निर्माण तभी होता है जब आप दूसरे से सहयोग करते हैं, और ये सहयोग करने वाले व्यक्ति दो रूप में आपस में मिलते हैं। एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। एक को जरूरत का सामान मिलता है, दूसरे को पैसा मिलता है। यू गिव वॉट यू हैव एंड यू गेट वॉट यू वांट। यही इकोनॉमी है दोस्तों। और शास्त्रों ने बहुत सुंदर इसका चित्रण किया है। आप जानते हैं शास्त्रों ने क्या निवार्य किया है कि जब आप अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो आप लेन देन करते हैं। आप मंदिर के बाहर से नैवेद्य खरीदते हैं, वो नैवेद्य ईश्वर को अर्पित करते हैं और प्रसाद की कामना करते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं। उस ईश्वर ने जिसने आपको बनाया है, उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आपसी सहयोग के बिना, आदान प्रदान के बिना, लेन देन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए मानव जीवन में सदैव बाजार का स्थान रहा है, एक्सचेंज का स्थान रहा है, विनिमय का स्थान रहा है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, क्या स्टॉक मार्केट डूब सकता है? क्या बाजार डूब सकता है? क्या मेरा पैसा जीरो हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हो सकता है। पर दोस्तों, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई समाज बाजार विहीन हो जाए। बाजार तो हमेशा रहेगा। मेरे पड़ोस में आज तक जितने बाजार थे, वो हमेशा बड़े और बड़े और बड़े हुए हैं, विकसित हुए हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दुकानें आज से 50 साल पहले थी वो आज भी है। बहुत सी दुकानें फना हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, व्यापारियों को नुकसान हो गया है, पर व्यापार एक समुदाय के रूप में कभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, सैद्धांतिक रूप से आपका म्यूचुअल फंड डूब सकता है, पर मैं इस मानने को स्वीकार नहीं कि इस म्यूचुअल फंड डूब सकता है। दोनों बातें एक साथ कह रहा हूं। सैद्धांतिक रूप से म्यूचुअल फंड डूब सकता है, पर व्यवहारिक रूप से मेरा जहन ये कहता है कि ऐसा बहुत मुश्किल है। ऐसी इसके होने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं दोस्तों। आइए इस बात को हम बहुत आसानी से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि देव धनी क्यों हैं और दानव निर्धन क्यों हैं। दानव संहार करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, लेन देन नहीं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, युद्धवरत रहते हैं। देव आपस में लेन देन करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ ही लेन देन होता है दोस्तों। आप पहले अपनी सामग्री यज्ञ वेदी में देते हैं और फिर तथास्तु की कामना करते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं। तो देव यज्ञ करते हैं और दानव युद्ध करते हैं। जब तक आप लेन देन करते रहेंगे तब तक बाजार रहेंगे, और जब तक बाजार रहेगा तब तक म्यूचुअल फंड रहेगा। हाँ, एक बैंक डूब सकता है, एक इंश्योरेंस कंपनी डूब सकती है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड के डूबने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि वो एक जगह निवेश नहीं करती है, वो कहीं जगह निवेश करती है। म्यूचुअल फंड के साथ सबसे खूबसूरत बात दोस्तों ये है कि उसको रेगुलेशन जितना किया जाता है, दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसका इतना ज्यादा नियमन किया जाता है, जिसका इतना ज्यादा रेगुलेशन किया जाता है। बैंकों को भी रेगुलेट किया जाता है, पर म्यूचुअल फंड जितना नहीं। कि आपका बैंक आपको रोजाना बताता है कि वो आपके पैसे के साथ क्या कर रहा है? क्या आपका बैंक आपको रोजाना बताता है कि जो पैसा आपने बैंक को दिया है, वो पैसा बैंक ने किस सेठ जी को दिया है, किस व्यापारी को दिया, हर किस नहीं। पर म्यूचुअल फंड को जब आप पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बताता है कि वो पैसा उसने आगे किस व्यापार में निवेश किया है। सेबी इस बात का ध्यान रखता है, नियमन करता है, रेगुलेशन करता है कि एक व्यापार में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। उनको पोर्टफोलियो का निर्माण करता है, और आप देखेंगे पोर्टफोलियो में एक कंपनी में 5%, 8%, 10%, बहुत हुआ तो 10% पैसा वो एक कंपनी में रखते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। अगर वो सेक्टोरल इक्विटी फंड है तो वो एक व्यापार में 10% से ज्यादा पैसा रख सकते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो सेक्टोरल फंड है वो डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा रिस्की है। म्यूचुअल फंड में पैसा आपका तभी डूब सकता है जब आप ये तय नहीं कर पाएं कि आपकी जरूरत क्या है और आप जरूरत के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं। ये चर्चा इस वीडियो में आज नहीं करूंगा, ये मैं फिर कभी करूंगा दोस्तों। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि बैंक से भी कहीं ज्यादा म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ है अगर पैसा डूबने की बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत से बैंकों को डूबते देखा है। 2008 के अंदर अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा बैंक जो डूबा है वो है वॉशिंगटन म्यूचुअल। वो 2008 में खत्म हो गया था। एफडीआईसी को, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, एफडीआईसी को लोगों को पैसा देना पड़ा था। एफडीआईसी का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि बैंक फेल हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट एक्ट पास किया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस आपको मिलता है। संसद के द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए का बीमा किया है आपके डिपॉजिट का, वो इसलिए किया है कि संसद ये मानती है कि बैंक डूब सकता है। पर एक बैंक डूब सकता है क्या? कभी आपने सभी बैंकों को डूबते देखा है? क्या आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों को आपने डूबते देखा है? जी नहीं। सेंसेक्स जब बना था आज से 40 साल पहले, तब भी 30 कंपनियां थी, आज भी 30 कंपनियां हैं। सेंसेक्स बढ़ रहा है, पर उसमें जो कंपनियां थी उसमें से 26 बाहर हो गई हैं, 26 खत्म होती है। एक कंपनी एक इंसान के जैसे है जो कभी भी मर सकता है। एक पोर्टफोलियो, एक इंडेक्स, एक म्यूचुअल फंड आत्मा के जैसे है जो अजर और अमर है, क्योंकि वो कमजोर शरीर को छोड़ता है और नए में प्रवेश करता है। यही तो म्यूचुअल फंड करता है। आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरी म्यूचुअल फंड से बात नहीं हुई है, उनसे परमिशन नहीं ली है मैंने। एक म्यूचुअल फंड था जो सन 2000 में टेक्नोलॉजी फंड लेके आया था। उस टेक्नोलॉजी फंड ने अपना पोर्टफोलियो बनाया जिसमें शायद 18 या 20 टेक्नोलॉजी शेयर्स की कंपनियां थी। उसमें केटन स्टॉक्स आपको याद होगा, सन 2000 में केतन पारिक जिन 10 शेयर्स में निवेश किया करता था, उन्हीं शेयर्स में वो पोर्टफोलियो में निवेश करता था। आज 10 में से ज्यादातर कंपनियां नहीं है, खत्म हो चुकी है। टीएसक्यू सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, सिल्वर लाइन, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सत्यम, ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या भाव हुआ करते थे इन कंपनियों के, पर इस कंपनियों में अगर आपने सीधे निवेश किया है तो आज शून्य हो गया है, क्योंकि वो कंपनियां खत्म हो गई है। पर इन्हीं कंपनियों में निवेश किया हुआ वो जो फंड है आज खत्म नहीं हुआ है। जब वो 2000 में वो फंड आया था तो 10 रुपए की एनएवी पे आया था। उसकी एनएवी गिरती गिरती 2 या 2.25 रुपए के आसपास चली गई। 80% का आपको नुकसान हो गया।
शेयर्स में अगर आपने सीधा निवेश किया तो खत्म हो गए, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के अंदर धीरे धीरे वापस बाजार बढ़ने लगा। इस म्यूचुअल फंड में नए निवेशक आने लगे, नए रक्त का संचार हुआ और वो फंड आज भी है और उसकी एनएवी 200 रुपए पार कर गई है। आपका जो पैसा है वो 20 गुना हो गया है, जबकि एक वक्त में वो 80% हो गया था। आप मुझसे सवाल पूछते हैं क्या म्यूचुअल फंड डूब सकता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सभी एक साथ खत्म हो सकते हैं? जी हाँ, सैद्धांतिक रूप से हो सकते हैं अगर प्रलय आ गया तो, पर प्रलय आने की संभावनाएं कितनी हैं दोस्तों? हमें इस बात को खूबसूरती से समझना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा अगर इस वीडियो को आसानी से समझना है। हेलन केलर का आपने नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के मानव इतिहास में आज तक के जितने बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, अगर 100 सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों को शुमार किया जाए तो उनमें ये होंगी। 100 दुनिया के आज तक के इतिहास में, आज तक के दुनिया में जितने सबसे ज्यादा बुद्धिमान 100 व्यक्ति हुए हैं, उनमें हेलन केलर जरूर शुमार होंगे दोस्तों। पर उनका दुर्भाग्य देखिए, जब वो 2 वर्ष की अवस्था में थी, उनके शरीर की 3 शक्तियां हमेशा के लिए चली गईं। न वो देख सकती थी, 2 वर्ष की उम्र थी, न वो देख सकती थी, न वो सुन सकती थी, न वो बोल सकती थी। 2 वर्ष की अवस्था, बच्चा अभी सीखना भी शुरू नहीं करता है, स्कूल जाना शुरू नहीं करता है, उन्होंने अध्ययन शुरू नहीं किया था। 2 वर्ष की अवस्था। अब आप कल्पना मात्र कीजिए कि आपको एक 2 वर्ष का बच्चा दे दिया जाए जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, कि आप उनको अंग्रेजी की वर्णमाला ABCD सिखा पाएंगे? आप बोलेंगे बेटा ए, वो सुन नहीं सकता। आप कहेंगे बेटा बोलो ए, वो बोल नहीं सकता। आप कहेंगे बेटा देखो ए, वो देख नहीं सकता। और ईश्वर की दया देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उन्हें एक ऐसा गुरु मिला कि न केवल उन्होंने अध्ययन किया, पर इतना अध्ययन किया कि आज तक के मानव इतिहास के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों में शुमार होती है हेलन केलर। वो बड़ी खूबसूरत बात कहती है कि अगर आप जीवन में सेफ्टी चाहते हैं, अगर आप जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं, अपने पैसों को सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने जीवन को सेफ रखना चाहते हैं ना दोस्तों, ये गलत नहीं है। तो गलत क्या है? गलत यह है कि ईश्वर के शब्दकोश में, सृष्टि के शब्दकोश में सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज है नहीं। और जो है नहीं, उसकी गणना करनी पड़ती है, उसका निर्माण करना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेफ रखना चाहते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको करना क्या होगा? आपको एक काम करना होगा कि आपको पैसे की जरूरत कब है और पैसा खर्च कब करना है। आपने पैसा बचाया और जब आपको पैसे की जरूरत है, इस बीच की जो मियाद है, इस बीच का जो फर्क है, इस बीच का जो टाइम गैप है, वो तय करता है कि आपको कौन सी योजना में निवेश करना चाहिए। आप सेफ्टी का निर्माण करते हैं, इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। आज इस विषय पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा। म्यूचुअल फंड के डूबने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यही आपको विचलित करता है। विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये म्यूचुअल फंड क्योंकि वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इसीलिए म्यूचुअल फंड एक खूबसूरत निवेश का जरिया है, क्योंकि वो वैसा ही है जैसा बाजार में है, और बाजार में हमेशा जिंदा रहने की क्षमता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाजार सदैव कमजोर को मारता है और शक्तिशाली का नमन करता है। तो अगर म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है तो म्यूचुअल फंड में वैसा ही होगा जैसा बाजार में होगा। दीर्घ काल में एक बात तय है दोस्तों, बाजार हमेशा विद्यमान रहेंगे, क्योंकि जब तक मानव है तब तक लेन देन है, जब तक लेन देन है तब तक बाजार है, और जब तक बाजार है तब तक म्यूचुअल फंड के सामने अच्छे निवेश करने का अवसर है। हमें इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। आइए मैं आपको डाउ जोन का इतिहास सुनाता हूं। 26 मई 1896 में डाउ जोन ने काम करना शुरू किया था, और वो भागते 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 100 के आंकड़े के पास पहुंच गया। और ऐसे में आप जानते हैं, अमेरिका उस दौर में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाला राष्ट्र बन चुका था। पर 1914 के अंदर अचानक से एक भयावह खबर आती है, और खबर यह आती है कि दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जुलाई का महीना ना 1914 था। वैश्विक अशांति, दुनिया भर में अशांति, पूरी दुनिया युद्ध में उलझ रही है। वर्ल्ड वॉर मजाक है क्या? विध्वंस, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रलय और कयामत से कम नहीं है। डाउ जोन्स के साथ क्या होता है? अमेरिकी राष्ट्र भी युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होता है, और डाउ जोन्स में कारोबार बंद हो जाता है। अगर कारोबार नहीं हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफिशियल कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जिनके पास शेयर्स थे वो तो बेचना चाहते थे। अनऑफिशियल बाजारों में, जिसको डब्बा बाजार कहते हैं, ऑफ द मार्केट कहते हैं, ट्रेड्स होते रहे। बाजार लेन देन शेयर्स का कभी बंद नहीं हुआ। ऑफिशियली बाजार वापस खुलता है,
और वापस जब खुलता है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 महीने के बाद दिसंबर 2014 में वापस बाजार खुल जाता है। लड़ाई 2000 नहीं, 1919 माफी चाहता हूँ, 1918 तक युद्ध चलता है, 1919 तक युद्ध चलता है, पर बाजार 5 महीने बंद रहने के बाद दिसंबर 1914 को वापस खुल जाता है। मजेदार चीज आपको बताता हूँ, ये जो इंडेक्स है ना दोस्तों, 2018 आते आते आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। युद्ध के विध्वंस के बाद भी जीरो होना तो दूर, वो आपको रिटर्न दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में यह बाजार गिर गया, गिरते गिरते 100 के अंदर 90 के आसपास चला गया। लड़ाई 1945 में खत्म होती है, पर 1944 आते आते ये बाजार 150 हो जाता है, आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। जब भी कोई बात समझ नहीं आए तो इतिहास देखिए। डाउ जोन को मैंने कभी डूबते नहीं देखा, बाजार बंद होते देखा है, पर लेन देन बाजार बंद होने के बाद भी होता था। ये मजेदार बात है। रोरिंग 20s, ये एक ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया। 1920 के आसपास ये 70 या 73 के आसपास डाउ जोन्स था, और 1928 आते आते डाउ जोन्स 5 गुना हो गया। 10 साल के अंदर 5 गुना हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, विध्वंस के तुरंत बाद, विनाश के तुरंत बाद 1919 में युद्ध खत्म होता है, पूरी दुनिया में विनाश होता है, पर ये 70 या 80 के आसपास डाउ जोन्स होता है, जो 1928 आते आते 5 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। और इतना बढ़ता है, आपको इतनी ताकत देता है कि उसके पहले डाउ जोन्स में 12 शेयर्स हुआ करते थे, 1928 में 30 शेयर्स हो गए। और फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के अंदर भी ये जीरो नहीं होता है, गिरते गिरते 28 के आसपास आ जाता है। जी हाँ, 28, जो 380 चला गया था, 380 से गिर के 28 आ जाता है, मतलब 90% गिर जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। और आज डाउ जोन्स आपके सामने है, जो 40,000 पर विद्यमान है। मैंने आपको 125 साल का इतिहास सुनाया है दोस्तों। जब तक मानव है तब तक लेन देन है, जब तक लेन देन है तब तक बाजार है, और बाजार का प्रतिनिधित्व इंडेक्स करता है। तो इंडेक्स के जीरो होने की संभावनाएं सैद्धांतिक रूप से तो हैं, व्यवहारिक रूप से नहीं हैं। यही म्यूचुअल फंड के साथ भी होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी सैद्धांतिक रूप से वो डूब सकता है, वो जीरो हो सकता है, पर व्यवहारिक रूप से नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स बैंक के मुकाबले ज़्यादा बेहतर निवेश का जरिया है, क्योंकि बैंक तो किसी को कितना भी निवेश देता है। बैंक को फेल होते आपने देखा होगा। म्यूचुअल फंड के फेल होने का मतलब है कि उसके पोर्टफोलियो में जितनी भी स्कीम है सबका फेल होना। इंसान मरता है, सब मरते हैं क्या? जी नहीं। यही एक मामूली सी बात हमें समझनी है दोस्तों। सृष्टि में हर जीव मरता है, पर सृष्टि में जीव फिर भी जिंदा है। यही म्यूचुअल फंड के साथ में है। टेक्नोलॉजी फंड की मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो और विस्तार से इस विषय के बारे में चर्चा की जा सकती है दोस्तों। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे निवेदन करूंगा कि आपके कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछते रहें, अपना पर्सपेक्टिव्स देते रहें, अपना विचार साझा करते रहें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहां पर तलाश सही और गलत की नहीं होती है, यहाँ तलाश उपयुक्त की होती है। और इसमें सावधानी की जरूरत यह है कि इस दुनिया में इंसान को, सबको भगवान ने अलग बनाया, ईश्वर ने अलग बनाया है, तो दूसरे को कॉपी ना करें। तलाश करें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी आमदनी क्या है, आपकी बचत क्या है, उसके अनुसार एसेट एलोकेशन करें। तब आप अपने पैसे को सेफ रखते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड तो बढ़ता रहेगा, आपका पैसा डूब सकता है। मुझे चिंता म्यूचुअल फंड के डूबने की नहीं है, मुझे चिंता आपके गलत निर्णय लेने की है, और आपके गलत निर्णय लेने से आपका पैसा डूब सकता है। बस इसकी चिंता आप कीजिए। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है निवेश करने का। एक बार फिर कहता हूं, जितना म्यूचुअल फंड का नियमन होता है, मुझे नहीं लगता किसी और उद्योग का, किसी और व्यवसाय का नियमन होता है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसकी वजह से आप घबराते हैं, मेरा ये मानना है यही म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी शक्ति है। म्यूचुअल फंड इसलिए कामयाब है कि वो रिस्क को जीतने की कोशिश करता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये भी उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे में ऊर्जा का संचार करें, इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो मुझ में नव शक्ति का संचार होता है और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहने का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी निवेदन के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।